अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, कमेंट्स भी लिखिए। आप लोगों के इस तरह करने से मुझे हिम्मत और हौसला मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाई देगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मतलब जो कल आधी रह गई थी वो कहानी को कंप्लीट करते हैं। सिमी अभी कॉलेज से वापस आकर अपने कमरे में कपड़े तब्दील कर रही थी कि उसकी अम्मी अंदर दाखिल हुई। बेटी, मैं ज़रा पड़ोस में बिल्किस की अम्मी के पास जा रही हूँ। उन्होंने कहा, उनके कपड़े सिल गए हैं, वो मैं दे आती हूँ। चाय बावर्ची खाने में बनी रखी ठंडी हो गई होगी तो तुम गर्म कर लेना। और हाँ, चाय पीकर आटा गूंद लेना, मैं आकर रोटी डाल दूँगी। रोटी तो मैं भी पका लूँगी, इसमें क्या हर्ज है, सिमी ने कहा। आप तो मुझे घर का काम करने ही नहीं देती। अब तक तो तुम ही करती आई हो बेटी। तुम्हारे इम्तिहानात होने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत काम ले लिया है ताकि तुम्हें पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके। 2 आदमी की रोटी बनाने में कितना वक्त लगता है अम्मी? आप जाइए, मैं रोटी भी पका लूँगी, सिमी ने जवाब दिया। सिमी की अम्मी चली गई। सिमी ने लिबास तब्दील किया और मुँह हाथ धोने के इरादे से गुस्ल खाने की तरफ जा ही रही थी कि अचानक उसे दरवाजे का ख्याल आया कि 1-2 मरतबा ऐसा ही इत्तेफाक हुआ था कि खुर्शीद अम्मा की अदम मौजूदगी में आ गया था और ऐसी बेतकल्लुफ़ाना बातों से काफ़ी परेशान किया था। इसलिए उसने सोचा कि दरवाज़े की कुंडी लगा लूँ तो अच्छा है, वरना इन हज़रत से क्या बईद है कि अगर वो इस वक्त आ गए तो ख्वा मख्वा की बोरियत होगी। वो इस इरादे से देवड़ी की तरफ घूमी ही थी कि उसने एक औरत को दरवाजे से सहन की तरफ आते देखा। औरत ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी और इतना बड़ा घूंघट निकाला हुआ था कि उसका पूरा चेहरा चादर में छुप गया था। आप कौन हैं? सिमी ने हैरत से पूछा। मैं तुम्हारी एक हमदर्द हूँ, औरत ने जवाब दिया, और एक ऐसे मसले में तुम्हारी मदद करने आई हूँ जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर रखी है। क्या मतलब? सिमी ने कुछ चौंकते हुए कहा। आप ज़रा ये घूंघट उठाकर बात करें ना। इस पर्दे को यूं ही रहने दो सिमी। मैं तुम्हें या किसी को भी अपनी सूरत दिखाना नहीं चाहती। वो क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन तुम बेकार की बातों में उलझ रही हो। क्या सूरत दिखाए बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता? लेकिन आप मेरी क्या मदद करना चाहती हैं और क्यों चाहती हैं, जबकि आपसे तो कोई जान पहचान भी नहीं है? जान पहचान तो गहरी है सिमी, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है, औरत ने जवाब दिया। मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारी हमदर्द और खैरख्वाह हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने तायाजाद भाई से गहरी उनसियत है और तुम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के रफ़ीक बनना चाहते हो, लेकिन बाज़ हालात ने तुम्हारे दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे अबूर करने की कोई सूरत तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी अम्मी ने खुर्शीद के एहसानों तले दबकर उसके साथ तुम्हारी शादी का फ़ैसला कर लिया है, मगर खुर्शीद भेड़ के रूप में भेड़िया है। वो अब तक न जाने कितनी मासूम लड़कियों को शादी करके या शादी के बगैर अपनी हवस की भेंट चढ़ा चुका है। आप खुर्शीद को जानती हैं? सिमी ने दिलचस्पी से पूछा। बहुत अच्छी तरह, मैं खुद उसके जुल्म का शिकार बन चुकी हूँ, औरत ने कहा, और अब मैं तुम्हें उसके पंजे से बचाना चाहती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ कोशिश करना पड़ेगी। कैसी कोशिश? अभी तुम्हारी अम्मी वापस आ जाए तो उनसे कोई भी मुनासिब बहाना करके जाने की इजाज़त ले लो, फिर जाकर अतहर से मिलो और उसे अपने साथ लेकर 10 बजे पुरानी हवेली में पहुंच जाओ। उससे क्या होगा? जो कुछ होना होगा या जो कुछ होगा उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? सिमी ने जवाब दिया। मैं बेशक खुर्शीद साहब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन एक मुसीबत से बचने के लिए किसी दूसरी मुसीबत में मुब्तला होने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक मुझे खुद इत्मीनान ना हो जाए कि मेरा कोई इक़दाम मेरे लिए मुफीद साबित हो सकता है, इस पर किस तरह अमल कर सकती हूँ। इसके अलावा आपने जो कुछ कहा इस पर अमल करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन है। आदमी कोशिश करने पर कमर बांध ले तो कोई बात मुश्किल नहीं होती, औरत ने कहा। जहाँ तक तुम्हारे इत्मीनान का ताल्लुक़ है तो मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम मुझे अजनबी समझ रही हो, मगर मैं अजनबी नहीं हूँ।
इन तमाम वाक़या से उतना ही गहरा ताल्लुक़ है जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। खुदा के लिए मुझ पर एतमाद करो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मुझे अफ़सोस है मगर आपका पुरस्कार रवैया मुझे मशकूक कर रहा है, सिमी ने कहा। जब तक मुझे तफसील न मालूम हो जाए तो मैं ख्वाहिश के बावजूद भी आपकी बात नहीं मान सकती। क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर और कम हिम्मत है कि उसकी खातिर तुम ज़रा सा भी ख़तरा उठाने के लिए तैयार नहीं हो? औरत ने बड़ी अफसरदा लहजे में कहा। आखिर तुम्हें किस बात का अंदेशा है? मैं तुम्हें तन्हा कहीं जाने के लिए नहीं कहती तो शायद ये सोचा जा सकता था कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस हस्ती के साथ पुरानी हवेली जाने के लिए कह रही हूँ जिस पर तुम सबसे ज़्यादा एतमाद करती हो। ऐसा मालूम होता है कि मेरी तमाम तर जद्दोजहद के बाद तकदीर तुम्हें खुर्शीद जैसे शैतान का लुक़मा तर बनाने के लिए तुली हुई है। मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की मगर उन्होंने मेरे मशवरे को कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं अतहर से मिली मगर उसे भी एक बहुत बड़े झूठ ने मेरी बातों पर यकीन करने से बाज रखा। क्या आप अम्मी और अतहर से मिल चुकी हैं? सिमी ने जल्दी से बात काटते हुए पूछा। हाँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मुझे ज़रा भी यकीन होता कि मेरे घूंघट उठा देने से या हकीकत का इजहार कर देने से लोग मेरी दास्तान को सच तस्लीम कर लेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाती, मगर मैं जानती हूँ मेरी बातें बज़ाहिर इतनी अजीब मालूम होंगी कि कोई भी इन्हें सच मानने को तैयार नहीं होगा। औरत के लबो लहजे में इतना खुलूस और कुछ ऐसी बेबसी रची हुई थी कि सिमी उसकी तजवीज़ पर अमल करने के लिए आमादा हो गई। मैं अम्मी से किसी सहेली के घर जाने का बहाना कर दूंगी, उसने कहा, मगर इस वक्त अतहर पता नहीं कहाँ होंगे, उनसे कैसे मुलाकात होगी? अतहर अपने घर पर है, औरत ने बताया। तुम उसे किसी भी पब्लिक बूथ से फ़ोन करके बुला सकती हो। और अतहर ने पुरानी हवेली जाने से इनकार कर दिया तब? तुम चाहो तो उसे मेरे बारे में बता सकती हो, औरत ने कहा। मगर मुझे यकीन है कि अगर तुम ज़ोर देकर कहो तो वो तुम्हारे साथ किसी भी जगह जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अतहर के वालिद आकिल हुसैन साहब कपड़े का कारोबार करते थे और उस कारोबार में इतनी तरक्की की थी कि शहर के सबसे बड़े मार्केट में उनके मुकाबले का कोई दूसरा दुकानदार मुश्किल से ही होगा। हज़ारों की आमदनी थी और इस आमदनी को आकिल साहब ने बड़ी अक्लमंदी से सर्व किया था। इनका अपना बंगला, कार थी, एक छोटी सी स्पोर्ट्स कार अतहर को भी दे रखी थी। यूँ तो बहुत ही माकूल किस्म के बुज़ुर्ग थे मगर ज़रा पुराने ख़यालात के थे। लड़कियों को हद से ज़्यादा आज़ादी देने और मखलूत तालीमी अदारों में पढ़ाने के सख्त मुखालिफ थे। उनके छोटे भाई कामिल ने जब अपनी बेटी ज़र्री को एक ऐसे ही कॉलेज में दाखिल करवाया तो उन्होंने सख्त मुखालिफ की थी। यूँ भी वो छोटे भाई की आज़ादाना रविश को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। जब ज़र्री की शकील के साथ भागने का अफसाना मशहूर हुआ तो उन्होंने कामिल साहब के घर जाकर इन्हें लानत मलामत की और उसके बाद फिर कभी भाई के या भाई की औलाद से किसी किस्म का राब्ता नहीं रखा। उनकी ज़्यादती थी या हद से बढ़ी हुई उसूल पसंदी, इसका फ़ैसला करना आसान नहीं था। हफ्ते के दिन वो हस्बे मामूल 9:30 बजे दुकान से वापस आए। बेगम साहिबा ने उनके लिए खाना निकाला। खाना खाते हुए आकिल साहब ने अतहर के बारे में पूछा। बेगम साहिबा ने बताया कि मगरिब के वक्त उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया था, उसके बाद वो कार लेकर कहीं चला गया। आकिल साहब खामोशी से खाना खाने लगे। उन्हें अतहर से भी शिकायतें हो चली थीं कि जब से वो कॉलेज में दाखिल हुआ है उसके तौर तरीके भी मगरिब ज़दा होते जा रहे हैं। अब वो खाना खाकर फारिग ही न हुए थे कि किसी ने इतलाई घंटी बजाई। फिर मुलाजमा ने आकर इतला दी कि कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। मुलाजमा ने उसे अंदर आने के लिए कहा मगर वो घर में आना नहीं चाहती, बाहर बंगले के बरामदे में खड़ी है और आकिल साहब को वहीं बुला रही है। आकिल साहब ये सुनकर हैरान तो हुए मगर न जाने क्या सोचकर उठ खड़े हुए। बरामदे में पहुँचे तो एक औरत सफ़ेद चादर ओढ़े बरामदे में खड़ी थी। औरत ने चेहरा अपने चादर से ढांक लिया था और इतना घूंघट निकाला हुआ था कि उसका चेहरा उसमें बिल्कुल छुप गया था।
तुम मुझसे मिलना चाहती हो? आकिल साहब ने उससे हैरत से देखते हुए पूछा। जी हाँ, औरत ने जवाब दिया। मैं आपको ये इत्तला देने आई हूँ कि आपके साहबजादे अतहर आपकी भतीजी सिमी से मोहब्बत करते हैं, और चूँकि इन्हें यकीन है कि आप उनकी और सिमी की शादी की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए वो आज रात सिमी को अपने साथ लेकर फ़रार हो रहे हैं। आकिल साहब एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गए। तुम कौन हो और तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? उन्होंने कुछ संभलते हुए पूछा। मैं कोई भी हूँ, इससे असल मामले पर कोई असर नहीं पड़ता। मुझे एक बात की इत्तला मिली और वो मैंने आपकी हमदर्दी के ख्याल से बताने चली आई। आप जाने और आपका काम। मगर मुझे कैसे यकीन हो कि जो कुछ तुम कह रही हो वो एक तोहमत के अलावा कुछ और भी है? तो मत कीजिए यकीन। कल जब लोगों की ज़ुबान पर इस बात का चर्चा होगा तो खुद ही सबको मालूम हो जाएगा। मगर अफसोस की बात यह होगी कि वक्त आपके हाथ से निकल चुका होगा। मगर तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? अतहर उसी कॉलेज में पढ़ता है जिसमें सिमी ज़ेर तालीम है। आपको मुमकिन है कि इस सिलसिले में कोई इल्म ना हो, मगर कॉलेज में इनके मुआशिकी का चर्चा बड़ा आम है। आकिल साहब गहरी सोच में पड़ गए। मुझे महज इत्तेफाक से मालूम हो गया है कि उन्होंने शहर के बाहर पुरानी हवेली में मिलना तय किया है। औरत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। कॉलेज के कुछ दोस्त भी उनके साथ हैं और उनके राजदार हैं। प्रोग्राम यह है कि इस हवेली में निकाह की तकरीब के बाद दोनों कार में मुजफ्फराबाद जाएंगे। वहाँ अतहर के किसी दोस्त का मकान खाली पड़ा है और उसने उन्हें उस मकान में अपना हनीमून गुजारने की इजाज़त दे दी है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि आज रात 10:30 बजे तक पुरानी हवेली से रवाना हो जाएंगे। आकिल साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी सोच में गुमसुम खड़े थे और फिर जिस वक्त वो चौंके तो वो औरत उनके सामने मौजूद नहीं थी। मगर इतनी देर की सोच में आकिल साहब एक फ़ैसला कर चुके थे। वो ये फ़ैसला था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, अपने छोटे भाई के घर की गंदगी अपनी आलीशान मकान के सहन में नहीं बिखेरने देंगे। वो तेज़ी के साथ घर में वापस आए और जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया और फिर बेगम साहिबा पूछती ही रह गई। मगर वो कार में बैठकर शायद 3 बरस में पहली बार अपने मरहूम भाई के घर रवाना हो गए। रात के 10 बज रहे थे और सिमी अभी तक वापस नहीं आई थी। सिमी की अम्मी अब फ़िक्रमंद होती जा रही थी। ये बिल्कुल पहला इत्तेफाक था कि सिमी इतनी रात घर से बाहर गई थी। उन्हें सालिहा का घर भी मालूम नहीं था, जिससे कुछ ज़रूरी नोट्स लेने का बहाना करके सिमी ने उनसे इजाज़त ली थी। वो इसी फ़िक्र में गलता थी कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए कि उन्हें घर के सामने कोई कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कई मरतबा ऐसा हुआ था कि सिमी के दौलतमंद सहेलियाँ उसे अपनी कार में घर तक छोड़ने आ गई थी। सिमी की अम्मी ने उसी ख्याल से दरवाज़ा खोलकर झांका कि शायद सिमी आ गई हो, मगर वहाँ उन्होंने कार से सिमी के बजाय अपने जेठ आकिल साहब को कार से उतरते देखा। सिमी की अम्मी इन्हें देखकर हैरान रह गई। आकिल साहब तेज़ से कदम उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। सिमी की अम्मी जल्दी से पीछे हट गई। आकिल साहब लाख बेगाने बन गए थे, मगर आखिर उनके मरहूम शौहर के बड़े भाई थे। आदाब भाईजान, उन्होंने जल्दी से सर पर दुपट्टा डालते हुए कहा। सिमी कहाँ है? आकिल साहब ने सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। सिमी की अम्मी ने हैरत से दोहराया और फिर उनका दिल धड़कने लगा। इलाही खैर, उन्होंने दिल में कहा कि ये आज भाई साहब सिमी को क्यों पूछते हुए आए हुए हैं? मैं पूछ रहा हूँ, सिमी कहाँ है? इस मर्तबा आकिल साहब ने तेज़ी से कहा। वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। मेरा भी यही ख्याल था, आकिल साहब ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। 3 साल पहले जब जर्नी की जलील हरकतों के बाद मैंने उससे इस घर से नाता तोड़ा था तो सोचा था कि मैं गंदगी के इन छूटों से अपने और अपने बच्चों का दामन बचा लूँगा, जो नाखल्फ लड़की ने ख़ानदान की इज्जत को गटर में फेंक कर उड़ाई थी। मगर मालूम होता है कि एक दिन ये
मालूम नहीं था कि एक दिन ये गलाजत मेरी लाख एहतियात के बावजूद मेरे बेटे को अपनी लपेट में ले लेगी। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझी। जानबूझकर अनजान मत बनो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने मुझसे इंतकाम लेने के लिए ये मंसूबा बनाया था, मगर याद रखो कि मैं तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। कैसी चाल, कैसा मंसूबा भाई साहब? आखिर मुझे मालूम तो हो कि अब मैंने क्या किया है। क्या तुम्हें इस बात से इनकार है कि तुमने अपनी बेटी सीमी को इस बात पर उकसाया है कि वो मेरे अतहर को अपने जाल में? बस भाई साहब, आगे कुछ ना कहिए, सीमी की अम्मी भराई आवाज़ में बोली। आपने हमारे साथ जो सलूक भी किया है, मुझे इस बात का आपसे कोई शिकवा नहीं। जब अपनी ही दही खट्टी हो तो चखने वालों को दोष क्यों दिया जाए? जरी की नादानी का खमियाजा हम 3 साल से भुगतते चले आ रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप एक नाशुदनी वाक़ये के आड़ लेकर हमें खुद अपनी ही नज़रों में जलील करने की कोशिश करें। मैं कसम खाती हूँ कि इन 3 वर्षों में मैंने एक बार भी अतहर की सूरत नहीं देखी। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि सीमी भी जिस कॉलेज में पढ़ती है, अतहर भी उसी में ही पढ़ता है? नहीं भाई साहब, खुदा गवाह है, ये बात आज आप पहली बार आपकी ज़ुबान से सुन रही हूँ। आकिल साहब कुछ सोच में पड़ गए। हो सकता है सीमी ने तुम्हें कुछ ना बताया हो, मगर मुझे मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि सीमी और अतहर आज पोशीदा तौर पर शादी कर रहे हैं। इसका सबूत ये है कि ना अतहर घर पर मौजूद है और ना सीमी। ओह मेरे खुदाया! बेइख्तियार सीमी की अम्मी की ज़ुबान से निकला और वो सर पकड़कर बैठ गई। मगर ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आकिल साहब कुछ तेज़ी से बोले और कहा कि तुम चलो मेरे साथ। मुझे पता चला है कि वो दोनों पुरानी हवेली गए हैं, जहाँ अतहर के कुछ दोस्तों ने उनकी शादी का इंतज़ाम कर रखा है और शादी के बाद इनका इरादा मुजफ्फराबाद जाने का है। इंस्पेक्टर रियाज इन दिनों काफ़ी मसरूफ़ था। पुलिस को बराबर इस किस्म की इत्तलात मिल रही थी कि मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर नाजायज़ मंशियात की स्मगलिंग हो रही है। किसी बैरूनी मुल्क से मुजरिमों के एक बड़े सिंडिकेट ने चर्च की भारी मिकदार तलब की है, जिसे पूरा करने के लिए बदमाशों और स्मगलरों के 3-4 गिरोह एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में बाहिमी झड़पें भी हो रही हैं, जिसका नतीजे में कई लोग मारे भी गए हैं। पुलिस को दूसरे नामी स्मगलरों के अलावा नियाज़ नामी एक रुसवाए ज़माना बदमाश और स्मगलर की भी तलाश थी। गुज़िश्ता 5 साल से ये नाम इनके लिए बासे परेशानी बना हुआ था। कितने ही बदमाशों को पकड़ा और उनसे एतराफ़ कराया कि वो नियाज़ी के गुरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उन्होंने एतराफ़ किया कि वो ख़ुद नियाज़ी के गुरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ख़ुद नियाज़ी कौन है, कहाँ रहता है, उसका इल्म किसी को नहीं था। हद तो यह है कि लोग उसकी सूरत से भी आशना नहीं थे। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका कोई फ़ोटो या हुलिया वगैरह दर्ज नहीं था। सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ था कि शहर के एक शराब खाने में 2 आदमियों के बाहिमी गुफ्तगू सुनकर के बारमैन को उनमें से एक पर नियाजी होने का शुबा हुआ था। वो दोनों स्कॉच और विस्की की एक बोतल लेकर बैठे हुए थे और इस वक्त तक नहीं उठे जब तक कि वो बोतलें खाली नहीं होगी। बारमैन ने बड़ी ज़हानत से काम लिया। उसने उनके जाते ही बोतल और ग्लास दोनों उठाकर बड़ी हिफाजत से रख दिए और पुलिस को फ़ोन पर इस बात की इत्तला कर दी। पुलिस ने इस बोतल और ग्लास पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात को महफूज कर लिया। ऐसा मालूम होता था कि बोतल से दोनों ग्लासों में शराब सिर्फ एक ही शख्स उलटता रहा था, क्योंकि बोतल पर सिर्फ एक ही शख्स की उंगलियों के निशानात थे। ग्लास में अलबत्ता निशानात मुख्तलिफ थे। इनमें से एक ग्लास पर 4 और दूसरे पर 2 यानी अंगूठे और पहली उंगलियों के निशानात थे। ख्याल था कि निशानात के इन दो सेटों में से एक सेट नियाज की उंगलियों के निशानात का है, मगर कौन सा ये मालूम नहीं था। इंस्पेक्टर रियाज का ताल्लुक अगरचे संगीन फौजदारी के जराइम के ताल्लुक तहकीकात से था और स्मगलिंग की रोकथाम उसके दायरे से बाहर थी, लेकिन इस सिलसिले में कई कत्ल हुए थे। तब से उसे भी तहकीकाती टीम में शामिल कर लिया गया था। हफ्ते की रात को केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अफसरान बाला की एक ख़ास मीटिंग में शरीक होने के बाद जब वो हेड क्वार्टर की इमारत से निकला तो 10 बजकर चंद मिनट हुए थे।
वो खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। सोचा कि हेडक्वार्टर के कैंटीन में एक कप चाय पी ले, मगर फिर इरादा बदल दिया और जल्द अज जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। सीढ़ियों से उतरकर वो पार्किंग शेड की तरफ चला गया जहां उसका स्कूटर खड़ा था। शायद अभी शेड में दाखिल ही हुआ था कि अचानक पता नहीं कहां से निकलकर एक औरत जिसने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी उसके सामने आ गई। रियाज उसकी सूरत नहीं देख सका क्योंकि उसका पूरा चेहरा जो है वो घूंघट में छुपा हुआ था और कोई हिस्सा भी नज़र नहीं आ रहा था। क्या बात है? रियाज ने नागवारी से पूछा। दिन रात में मुख्तलिफ अफराद जिनमें ज़्यादातर औरतें शामिल होती थीं उसके और दूसरे पुलिस अफसरान के पास किसी न किसी की सिफारिश लेकर आती रहती थी। वो अपने बेटे, शौहर, बाप और ऐसे ही किसी करीबी रिश्तेदार के रहम व हमदर्दी की तालिब होती थी। रियाज समझा कि शायद इस औरत का भी भाई या शौहर वगैरह गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर लेकर आया गया है। मुझे आपको एक अहम इत्तला देनी है इंस्पेक्टर रियाज। औरत का जवाब रियाज के लिए कतई गैर मुतवक्का था। कैसी इत्तला? उसने चौंक कर औरत को ज़्यादा गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। आप मशहूर स्मगलर नियाज़ को गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? औरत ने कहा। रियाज को हैरत का दूसरा झटका लगा। उसका जहन तेज़ी से सोचने में मसरूफ़ हो गया। इस औरत का नियाज से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? शायद ये नियाज की बीवी हो या उसकी कोई दाश्ता हो और उसके किसी बर्ताव से बिगड़कर पुलिस में मुखबरी करना चाहती हो। लेकिन इसका नियाज से कोई भी ताल्लुक़ हो, इसकी गवाही पुलिस के लिए अहम हो सकती है। तुम नियाज के बारे में क्या जानती हो? रियाज ने पूछा। बहुत कुछ, औरत ने जवाब दिया। उसके अलावा ये भी जानती हूँ कि वो आज रात 10-11 बजे के दरमियान किसी वक्त लॉन्स रोड पर शहर से बाहर वाक़ पुरानी हवेली में आएगा। वहाँ उसके एक साथी ने चर्च की 5 पेटियाँ छुपाए रखी हैं। वो इन्हें लेने के लिए जाएगा। अगर आप फ़ौरन पुलिस के कुछ नौजवान के साथ वहाँ पहुँच जाएं तो नियाज़ को रंगे हाथ गिरफ़्तार कर सकते हैं। तुम्हें ये इत्तला कैसे मिली कि नियाज़ पुरानी हवेली जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, ये तफसीलात आप बाद में भी मालूम कर सकते हैं, औरत ने कुछ बेताबी से कहा। इस वक्त पहली ज़रूरत नियाज़ को पकड़ने की है। ये एक सुनहरी मौका आपको मिल रहा है। अगर इस वक्त आपने सुस्ती की तो नियाज़ फिर हाथ से निकल जाएगा। अच्छी बात है, रियाज ने फैसलाकुन लहजे में कहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, औरत ने बात काट दी। लेकिन हमें तुम्हारे बयान की ज़रूरत होगी। नियाज़ की गिरफ़्तारी आपके लिए इन सारे सवालों का जवाब है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको मेरे बयान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं जा रही हूँ। इस तरह नहीं जा सकती तुम। रियाज ने औरत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था। एक लम्हे के लिए रियाज को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी इंतहाई बर्फीली हवा का झोंका उसके हाथ को छूकर गुजरता चला गया हो। दूसरे ही लम्हे औरत गायब थी। रियाज की उंगलियां एक करीब खड़ी कार के हैंडल को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। अथर और सीमी पुरानी हवेली के बाहर कार के करीब खड़े बातें कर रहे थे। इस वक्त 10:20 हुए थे। अथर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट और इंतज़ार करूँगा। किसी ने सच कहा है, औरतें दिमाग के बजाय दिल से सोचती हैं। मालूम नहीं वो औरत क्या जाल फैला रही है और तुम इसकी बातों में आ गई। ज़रा सोचो तो, इस वक्त अगर हमने कोई यहाँ देख ले तो क्या राय कायम करेगा? इसकी फ़िक्र तुमसे ज़्यादा मुझे होना चाहिए, सिमी ने जवाब दिया। लेकिन मैं इस अंदेशे के बावजूद सिर्फ इसलिए यहाँ चली आई कि मुझे इस औरत के लब व लहजे में खुलूस और गहराई महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बहुत ही दुखी और ज़माने की सताई हुई औरत है और पूरी नेक नियति से मेरी भलाई की ख्वाह है। अभी सिमी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि दूर से किसी कार की हेडलाइट्स चमकती हुई नजर आई। अथर चाहता था कि सिमी के साथ कार के पीछे छुप जाए, मगर सिमी मजबूती के साथ वहीं खड़ी रही। कार करीब आकर रुक गई और सिमी ने उसमें से खुर्शीद को उतरते देखा। कार में उसके साथ कोई और भी था, मगर वो अंदर ही बैठा रहा था।
बहुत खूब, खुर्शीद ने एक तंजिया मुस्कुराहट से कहा। तो तुम भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल पड़ी हो। सिमी इसे देखकर कुछ घबराई ज़रूर, मगर फ़ौरन ही संभल गई। तुम्हें मुझसे ऐसी कोई बात करने का हक नहीं है, उसने तेज़ी से जवाब दिया। हक का तो पता उस वक्त चलेगा जब मैं तुम्हारी माँ के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा, खुर्शीद ने गुस्से से कहा। चलो कार में बैठो। अतहर जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, खुर्शीद के साथ ही इसकी तवज्जो भी एक और आती हुई कार की तरफ मबजूल हो गई, जो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। मगर जल्द ही ऐसा मालूम होने लगा कि वो कार तन्हा नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ और हेडलाइट्स भी चमकती रही थीं। जल्द ही आकिल साहब और सिमी की अम्मी के अलावा इंस्पेक्टर रियाज और उसके साथ 8-10 कांस्टेबल भी वहां पहुंच गए। आकिल साहब बड़े गुस्से में थे, मगर उनका गुस्सा इतने बहुत से दूसरे लोगों की मौजूदगी देखकर हैरत में बदल गया। इंस्पेक्टर रियाज, जो किसी ऐसी सूरत हाल का कतई मुतवक्का नहीं था, ताज्जुब से तमाम लोगों का जायज़ा ले रहा था। कुछ देर की उलझी बाहमी गुफ्तगू के बाद जल्दी से ये बात वाज़ेह हो गई कि इसमें से कोई भी अपने आप वहाँ नहीं आया था, बल्कि उन्हें किसी पुरस्कार औरत ने यहाँ आने के लिए कहा था। खुर्शीद ने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया और यही उज़्र पेश कर दिया कि उसे एक औरत ने ये इत्तला दी कि सिमी अतहर के साथ फ़रार होना चाहती है और वो उसे रोकने और समझाने के लिए यहाँ आया था। मैं समझता हूँ, रियाज ने कुछ सोचते हुए कहा, कि इस तरह हम सबको यहाँ जमा करके उस औरत का ज़रूर कोई अहम मकसद होगा। हमें कुछ देर तक उसकी आमद का इंतज़ार करना चाहिए और उस दौरान पुरानी हवेली की तलाशी मैं ले लेता हूँ। मुमकिन है मुझे कुछ मिल ही जाए और जो इस उलझन का कोई ना कोई हल हो जाए। मेरा ख्याल है कि वो कोई पागल औरत है, खुर्शीद जल्दी से बोला। वो दफतन कुछ परेशान और मुस्तरिब सा नज़र आने लगा था। ये हवेली एक तवील मुद्दत से यूं ही वीरान और शिकस्ता हालत में पड़ी हुई थी। आप वहाँ जाकर महज अपना वक्त ज़ाय। अभी उसका फ़िक्र मुकम्मल ना हुआ था कि रोशनी का एक ज़बरदस्त झमाका हुआ। एक लम्हे के लिए उस तेज़ व अजीब रोशनी के सामने उन सब की आँखें झपक गई। फिर उन्होंने देखा कि इस रोशनी ने पुरानी हवेली को इस तरह अपने हल्के में ले लिया जैसे किसी थिएटर के स्टेज पर स्पॉटलाइट का दायरा अदाकार या अदाकारा को अपनी लपेट में ले लेता है। फिर सचमुच किसी थिएटर की तरह इनकी हैरान नज़रों के सामने कोई ड्रामा स्टेज किया जाने लगा। पहले हवेली से किसी जानिब से एक कार के रुकने की और फिर उसके बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर एक मर्द और एक लड़की रोशनी के दायरे में दाखिल होते हुए नज़र आए। जानने वालों ने फ़ौरन पहचान लिया, वो खुर्शीद और जर्री थे। जर्री किसी खौफजदा हिरनी की तरह चारों तरफ घबराई नज़रों से देख रही थी और खुर्शीद से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और खुर्शीद तकरीबन उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जर्री ने सहमे हुए लहजे में पूछा। आपने तो कहा था कि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और वो अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला है और मुझे याद कर रही हैं। ये अस्पताल तो नहीं है। जवाब में खुर्शीद ने एक बुलंद कहका लगाया। तुम अब कितनी भोली हो जर्री, उसने हंसते हुए जवाब दिया। इतनी मॉडर्न तरक्की पसंद होने के बावजूद तुम्हारा जहन किसी घरेलू लड़की से मुख्तलिफ नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हारी अम्मी की बीमारी का बहाना किया था, मगर क्यों? तुम खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकती। खुर्शीद ने फिर एक कहका लगाया। मेरी भोली गुड़िया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने बारहा इशारों में तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा। मौका मिलने पर खुलकर बात भी की, मगर तुम हमेशा मुझसे दूर भागती रही। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बेरुखी ने मुझे इस इक़दाम पर मजबूर कर दिया। मेरा उसूल है कि जो चीज़ मुझे सीधी तरह नहीं मिलती, उसे हासिल करने के लिए मैं अपनी उंगलियां टेढ़ी कर लेता हूँ। मोहब्बत ज़बरदस्ती से हासिल नहीं की जा सकती। खुर्शीद, बराह मेहरबानी मुझे फ़ौरन अपने घर छोड़ दो, वरना तुम क्या करोगी मेरी बुलबुल?
मैं अपनी जान देकर भी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करूंगी। ये मासूमियत का ढोंग मेरे सामने न रचाओ। मैं खूब जानता हूँ कि शकील से तुम्हारे किस किस्म के ताल्लुकात हैं। मैं शकील से मोहब्बत ज़रूर करती हूँ, लेकिन हमारे ताल्लुकात हर गंदगी और से नापाक हैं और हमारे ताल्लुकात हर नापाकी से पाक हैं। ज़रीन ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। खुर्शीद ने एक बार फिर ज़ोरदार कहकहा लगाया, मगर मैं मोहब्बत में हद बंदियों का कायल नहीं हूँ, उसने कहा और जर्री को ज़बरदस्ती अपनी आगोश में लेना चाहा। जर्री पूरी कुव्वत से मछली और खुर्शीद की गिरफ्त से आज़ाद हो गई। उसने भागना चाहा, लेकिन खुर्शीद ने उसे फिर दबोच लिया। कितनी ही देर तक इन दोनों में ज़ोर आजमाई होती रही। अचानक जर्री को मौका मिल गया। उसने ज़ोर से खुर्शीद की बाजू में काट लिया। खुर्शीद के मुँह से गालियों की बौछार निकली। तो तुम यूँ नहीं मानोगी, उसने दांत कचकचाते हुए अपने जैकेट की जेब से चाकू निकाला। सच कहता हूँ जरी, अगर तुमने खुद को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं बिला तअम्मुल तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। वो एक बार फिर जरी पर टूट पड़ा। जरी उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी, मचल रही थी, और खुर्शीद किसी भी तरह उस पर काबू पा लेने की कोशिश कर रहा था। जरी ने एक बार फिर अपने दांतों को आजमाया। और इस मर्तबा गुस्से से पागल होकर खुर्शीद ने अपना चाकू वाला हाथ बुलंद किया और तेज़ धार चाकू का फल दस्ते तक जरी के सीने में उतर गया। रात के सन्नाटे में एक दर्दनाक चीख हुई। जरी के सीने में चाकू उतार कर खुर्शीद अलग हट गया। जरी ने अपने सीने पर हाथ रखकर उठने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ी। मुझे खुशी है, उसने खुर्शीद को घूरते हुए कहा, कि तुम अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हो सके, मगर याद रखो खुर्शीद, मुझे कत्ल करने के बाद तुम नहीं बच सकते। मैं मरने के बाद भी तुमसे इंतकाम लेकर रहूँगी। ये कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गई। फ़ौरन ही एक और शख्स घबराया हुआ सा रोशनी के दायरे में दाखिल हुआ। खुर्शीद ने जो 3 साल कब्ल गुजरे हुए इस मंज़र को देखा तो पीला पड़ गया। उसने पहचान लिया था कि उसका वो रास्त आलम खान था। ये आपने क्या किया बॉस? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। मेरे इरादों की राह में हायल होने वालों का यही अंजाम होता है, खुर्शीद ने बड़ी निख़वत से जवाब दिया। ये खुद अपनी जान की दुश्मन बन गई थी, इसका तो अंजाम यही होना था। मगर अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम इसी पुरानी हवेली में किसी गोशे में इसकी लाश को दफन कर दो, लेकिन इसकी गुमशुदगी अभी शहर वापस का जाओ, जवाब पैदा किया जा सकता है। घर पर ही खुर्शीद ने बात काटी। जरी सिनेमा से वापस आते हुए एक कार की जद में आ गई है। वो अस्पताल में लबे दम है और उसे बुला रही है। मुझे यकीन है कि अगर तुमने होशियारी से काम लिया तो शकील फ़ौरन ही तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर जब वो अपने घर से निकलकर कार में बैठ रहा हो तो तुम्हारे रिवॉल्वर के दस्ते की एक ज़रब उसे बेहोश करने के लिए काफ़ी होगी। आलम खान ने अज़बात में सर हिलाया और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए जल्दी से रोशनी के हल्के से गायब हो गया। सीमी अतहर आकिल साहब, सीमी की अम्मी, इंस्पेक्टर रियाज हैरत से ये सारा खेल देख रहे थे। इन सब ने ये बात महसूस कर ली थी कि इस वक्त सीमी ने जो तंग पैंचों की पतलून पहन रखी है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसी उस चादर पोश औरत ने पहन रखी थी, और ये याद आते ही वो एक खौफ और हैरत के आलम में सोच रहे थे कि कहीं जरी की रूह तो इनसे मिलने नहीं आई थी। खुर्शीद, जिसे उसने सबसे पहले इस बात का एहसास हो गया था कि जरी की रूह किसी पुरस्रार तरीके से काम लेते हुए अब से 3 साल पहले गुजरने वाले वाक़यात का अक्स दिखा रही है, अब अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए वहाँ से खिसकने की फ़िक्र में था। हवेली के बाहर खुले मैदान में सिर्फ तारों की मध्यम रोशनी थी, या फिर रियाज की पुलिस कार की हेडलाइट्स, जिन्हें उसने रोशनी के ख्याल से जलता छोड़ दिया था। मगर ये दोनों रोशनियां अभी तक नाकाफ़ी थीं कि वो लोग एक दूसरे की नक्ल हरकत को गौर से देखने पर ही महसूस कर सकते थे। खुर्शीद ने इस नीम तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाना चाहा। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। दूसरे तमाम अफराद रूह के ड्रामे में इतने महूत हैं कि उन्हें खुर्शीद की हरकत का एहसास ही नहीं हो सका, मगर रियाज उसकी तरफ से गाफिल नहीं था। खुर्शीद अपनी कार के करीब पहुँचा ही था कि रियाज के इशारे पर उसके साथ आए हुए मुसल्लह कांस्टेबलों ने खुर्शीद
और उसकी कार को घेर लिया। नहीं दोस्त, रियाज ने सरगोशी में कहा, तुम इस हैरत अंगेज़ ड्रामे के ड्रॉप सीन से पहले यहाँ से नहीं जा सकते। और बाद में भी मेरा ख्याल है पुलिस हेडक्वार्टर की हवालात के अलावा तुम्हारी और कोई दूसरी मंजिल नहीं होगी। खुर्शीद बेहिस व हरकत खड़ा रह गया। रियाज ने इसकी जेब से हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर कार में बैठे हुए आलम खान की तलाशी लेकर उसे भी एक चाकू और रिवॉल्वर के बोझ से हल्का कर दिया। दूसरी तरफ हवेली का ड्रॉप सीन एक्ट में दाखिल हो चुका था। आलम खान बेहोश शकील को अपने कंधे पर उठाए हुए रोशनी के दायरे में दाखिल हुआ। उसे बड़ी बेदर्दी से एक तरफ ज़मीन पर डाल दिया। शाबाश, खुर्शीद ने उसकी पीठ थपकी। कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं बॉस, आलम खान ने जवाब दिया। ये तो जरी का नाम सुनते ही बदहवास होकर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मगर बॉस, अब आप क्या करेंगे? खात्मा बिल खैर, खुर्शीद ने बड़ी संगदिली से हंसते हुए कहा। कल जब जरी और शकील दोनों अपने अपने घरों से गायब पाए जाएंगे तो मेरे लिए ये अफवाह फैलाना कुछ मुश्किल ना होगा कि वो एक दूसरे के साथ फरार हो गए। और अपना रिवॉल्वर निकालकर आलम खान को दिया और उससे कहा कि इस कमबख्त के जिस्म में गोली खाली कर दो। मगर खुर्शीद के जुर्म व गुनाह का साथी वो खुद कई खून करने वाला आलम खान भी एक बेहोश शख्स को कत्ल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर तैश में आकर खुर्शीद ने खुद ही अपना खून आलू चाकू और एक बेगुनाह इंसान के दिल में उतार दिया। मंजर अचानक तब्दील हुआ और फिर लोगों ने देखा कि खुर्शीद और आलम खान एक बड़े से गड्ढे में जर्री और शकील की लाश को एक सफ़ेद चादर में लपेट कर डाल रहे हैं। लाशों को गड्ढे में डालने के बाद उन्होंने उसे मिट्टी से भर दिया और ज़मीन हमवार कर दी और रोशनी के हल्के से निकलकर रात की तारीकी में नज़रों से ओझल हो गए। और फिर इसके साथ ही वो रोशनी भी जिसने हवेली को मुनव्वर कर रखा था और जिस तरह नमूदार हुई थी उसी तरह बिल्कुल अचानक गायब हो गई। सीमी, उसकी अम्मी, आकिल साहब, अतहर के रद्द अमल का अंदाज़ा करना कुछ ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इस सवाल से कता नज़र जो कुछ उन्होंने देखा था उनकी निगाहों का कुछ फरेब था या किसी माफूकुल फितरत तरीके से जर्री की रूह की ये कुदरत हासिल हो गई थी कि वह मरने के बाद भी अपने अहले ख़ानदान और दुनिया पर न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित कर दे बल्कि असल मुजरिम को भी कानून की गिरफ्त में लाने में मावन बने। उनके लिए खुर्शीद का एतराफ़ जुर्म ही वो तमाम नफ़रत और कुदूरत को धोने के लिए काफ़ी था जिसे इस एक शैतान के झूठ ने इफ्तरा परवाज़ी ने दिलों में पैदा कर दिया था। खुर्शीद की हालत आखिरी मंज़र तक इतनी ख़राब हो गई थी कि वो किसी बात से इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसी की निशानदही पर हवेली से चरस की पेटियां भी बरामद की गई जो गुज़िश्ता रात चिरागदीन और फैज़ू ने यहाँ छुपाई थी। इतना ही नहीं, खुर्शीद ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उसने ही पुलिस को फ़रेब देने के लिए नियाज़ नाम के एक फ़र्ज़ी शख्सियत को जन्म दिया ताकि उसके हर जुर्म का बार एक फ़र्ज़ी नाम के हिसाब में लिखा जाता रहे और वो ख़ुद कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहे और एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन की हैसियत में ज़िंदगी बसर करता रहे। उसने अपने गिरोह के उन तमाम लोगों के नाम और पते भी पुलिस को बता दिए जो इस कारोबार में उसके मावन और मददगार थे। जरी की बेगुनाही साबित होने के बाद जाहिर है अब आकिल साहब को सीमी और अतहर की शादी पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। वैसे वो ज़ाती तौर पर अपने गुज़िश्ता तर्ज़ अमल पर इतने नादिम थे कि उन्होंने उस वक्त तक अपने जुड़े हुए हाथ नहीं खोले जब तक सीमी की अम्मी ने बहती हुई आँखों के साथ उन्हें माफ़ नहीं कर दिया। ये कहानी तो यही ख़त्म होती है। तो आप लोग सुनिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी लिखिए। आपके हिम्मत और हौसला देने से आगे बढ़ने का जो रास्ता दिखाई देगा तो वो आसान हो जाएगा। जब आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा है तो भी कमेंट्स करिए, तो उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।
तो आप मतलब मेरा ही नहीं, आप लोग मेरे ही चैनल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोग जिस किसी का भी चैनल सुनते हैं देखते हैं तो आप उनके भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लोग थोड़ी सी प्यार की और थोड़ी सी हिम्मत और हौसला अफजाई की तो उम्मीद रखते हैं ना आप लोगों से। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हौसला बढ़ाइए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।